हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम उड़ान बैच के अंतर्गत क्लास 9th का विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। देखिए, प्रकाश का ये दूसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने पहला चैप्टर बल एवं दाब को एकदम से कंप्लीट कर दिया है। उसमें एमसीक्यू भी होते हैं, एमसीक्यू को भी सॉल्व कराया है। उसके बाद में जितने भी थ्योरी थे उनको भी सॉल्व कराया है। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर जो आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई को। देखिए, हम लोग का पहला टॉपिक है प्रकाश। तो आप लोग प्रकाश के बारे में सुने ही होंगे लगभग कुछ कक्षा 8 में। अगर जो नहीं सुने हैं तो यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए। प्रकाश होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए, प्रकाश दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि इसकी चाल बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब, अगर जो कोई तेज़ स्पीड से जा रहा है बाइक से, तो क्या करेंगे, उसको हम पहचान नहीं पाते कि कौन जा रहा है। जैसे 80 से जा रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है कोई बाइक वाला, तो क्या करेंगे, आप लोग उसको देखेंगे और लेकिन पहचान नहीं पाएंगे कौन है। उसी प्रकार से देखिए, ये प्रकाश चल रहा है 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 3 लिखो। 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 3 के बाद में 8 लगा, उतना मीटर जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है। तो उतना दूरी जाएगा तो प्रकाश को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, यहाँ दिया गया है, इसका डिफिनीशन वगैरह आपको पढ़ना होगा, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट बढ़िया से कर लीजिए, अपना नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में नोट्स ही काम आएगा। वीडियो बहुत सारा रहेगा तो उसको देख करके कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 1-2 दिन में, और नोट्स रहेगा तो पलट पलट कर जल्दी जल्दी देख करके समझ जाएंगे, ठीक है। प्रकाश के बारे में हम समझ चुके हैं। उसके बाद में प्रकाश देखिए 2 प्रकार की वस्तुओं से उत्पन्न होती हैं, एक होता है दीप्त और एक होता है अदीप्त, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य। सूर्य क्या करता है, सूर्य को चार्जिंग करने की आवश्यकता तो नहीं है, सूर्य को खुद से उजाला देता है। लेकिन से और सी सारी वस्तुएं हैं जिनको क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। जैसे बल्ब दिया गया है तो इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे या लाइट सप्लाई करेंगे तब जलेंगे। इसी प्रकार चंद्रमा, मेज और बर्तन दिए गए हैं, ये सब क्या होते हैं, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। इनके पास में स्वतः कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। तो यहाँ इसका डिफिनीशन लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में देखते हैं हम प्रकाश से संबंधित और कुछ बातें। देखिए, प्रकाश के गुण, प्रकाश में कौन कौन सा गुण पाया जाता है इसको भी देख लेते हैं हम। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रकाश के गुण, ठीक है। तो प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रकाश साधारणतः सरल रेखा में गमन करती है। कहने का मतलब क्या होता है, प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में चलती है। अगर जो मानते हैं कोई ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य क्या करता है, ये प्रकाश उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इससे जो उत्पन्न होंगी, क्या किरण उत्पन्न होंगी या फिर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसे क्या करेगी, ये सीधी रेखा में चलेगी। यही कहने का इस लाइन का मतलब है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट कह रहा है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के विकिरण के रूप में चलती हैं, ठीक है। देखिए, विद्युत जब पढ़ाएंगे तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो जो देखिए, जैसे विकिरण होता है, चुम्बकीय विकिरण चलता है, वैसे प्रकाश भी चलता है। दूसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अधिकांश, क्या लिखा, अधिक चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर जो दिया गया है कोई, मानते हैं ये कोई पॉलिशदार सतह है, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, अगर जो प्रकाश गिरेगा तो क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये होता है प्रकाश का गुण। अगर जो ज़्यादा चमकदार है तो क्या करेगा, उस पृष्ठ पर गिरेगा, उसके बाद में परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं। देखिए, परावर्तन जो है और अपवर्तन, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर जान लीजिए, प्रकाश में ये दोनों गुण पाए जाते हैं, परावर्तन का पाया जाता है, अपवर्तन का भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे क्या है, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तुओं की स्थिति और उपस्थिति दोनों का ही पता चलता है। कहने का मतलब क्या है, प्रकाश
दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख लेते हैं। अभी हम पहले समझा चुके हैं, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता इसकी सहायता से, लेकिन वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रकाश से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, प्रकाश से जितने भी संबंधित परिभाषाएं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, प्रकाश में के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं यहाँ दी गई हैं। तो यहाँ देखिए, ये फिगर दिया गया है, फिगर को भली बात समझ लीजिए। यहाँ दिया गया है यम1 और यम, ठीक है, यम डैश दिया गया है। ये क्या है, एक जो दिया गया है ये है एक सरफेस दिया गया है। ठीक है, ये पॉलिशदार सरफेस दिया गया है, ये जो पीला पीला नीचे दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो रही है, एक किरण इस तरह से आ रही है, उसके बाद में यहाँ पर टकरा रही है, उसके बाद में इधर चली जा रही। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जानते हैं प्रकाश गिरेगा तो उसके बाद में टकराएगा, उसके बाद में चला जाएगा। आप लोग टार्च वार्च लेकर देखे होंगे, अगर जो शीशे पर मारते हैं तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर कहीं दूसरी जगह जाता है, या फिर कोई पॉलिशदार सतह है या फर्श है तो उस पर प्रकाश गिरता है, तो वहाँ पर देखते हैं तो आप लोग को हल्का सा क्या बहुत तेज से आंखों में दिखाई नहीं देता। अगर जो वहाँ देखने के बाद इधर उधर देखें तो दिखाई नहीं देता है, ऐसा लगता है कि आँख में बहुत सारा रोशनी आ गई एक बार में। अंधेरे कमरे में जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो क्या होता है, प्रकाश अगर जो इस तरह से आई तो यहाँ पर टकराएगी इस ओ वाले पॉइंट पे, तो इधर निकल जाएगी। ठीक है, ये दिया गया है। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर कोण बन रहा आई, यहाँ पर कोण बन रहा आई। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको जो किरण आ रही है, ठीक है, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित। आने का मतलब कि आ रही है, तो यहाँ देखिए आ लिखा गया है, आ से हो जाएगा आना, आ से हो जाएगा आपतित। ठीक है, तो यहाँ याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ कोण कौन सा बन रहा है, यहाँ बन रहा है आपतन कोण, इसको बोलते हैं। और यहाँ जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, और ये जो सीधा लाइन खींचा गया है ये लंब है, तो इसको क्या कहते हैं, अविलंब यन। ठीक है, अब चलिए हम इनका डिफिनीशन एक एक करके देख लेते हैं। आपतित किरण दर्पण की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, जिसे जहाँ यहाँ जो ए ओ है ये आपतित किरण है। यही हम बता दिए गए हैं, तो यहाँ लिखा गया है वही आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ाने से इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्या है, ये जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण बोला गया है, ये जो इधर गई है परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, यहाँ पर कोण बना है आपतन कोण, यहाँ कोण बना है परावर्तन कोण। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं, इधर देखिए यहाँ लंब दिया गया सबका डिफिनेशन। जैसे अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इसे ओ एन से रिप्रेजेंट किए हैं। देखिए यहाँ पर खींचा गया है ये पॉइंट, तो इसी को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में बताया गया आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या। तो यहाँ पर जो कोण बना है इसको बोलेंगे आपतन कोण, और यहाँ पर जो कोण बना है परावर्तन। इसका इसे किससे रिप्रेजेंट करें, ए ओ एन से। यानी कि देखिए लिखा गया ए ओ एन, उसके बाद में परावर्तन को बी ओ एन से, बी ओ एन से। ठीक है, तो यहाँ यही सब दिया गया है। आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद में पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में चलिए हम पढ़ लेते हैं। जैसे कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो क्या होगा, आधा प्रकाश टकराएगा, उसके बाद में दूसरे मार्ग में लौट जाएगा। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे इधर एग्जाम्पल में दिखाया गया था आप लोग को, यहाँ देख लीजिए, हम अलग से डायग्राम बनाकर दिखा दे रहे हैं। जैसे दिया गया है ये है सरफेस, ठीक है, इस पर आ रहा प्रकाश की किरण। अब जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से टकराएगा, फिर उसके बाद में इधर लौट जाएगा। ठीक है, इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर एक हम अभिलंब डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से जो बनेगा इसे ओ आर से रिप्रेजेंट करें। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और ये तो सरफेस दिया गया है, पॉलिशदार कोई सतह है। ठीक है, यही फिगर यहाँ पर बनाया गया एकदम अच्छे से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद में समझ लीजिएगा। तो यहाँ भी वही डिफिनीशन लिखा है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरती है तो टकराकर दूसरे मार्ग में चली जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग इसको पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा, या तो फिर जो हम बोले हैं वहाँ से उसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, प्रकाश के जो परावर्तन है इसके नियम। इसके प्रकाश के परावर्तन के कितने, दो नियम हैं। दो नियम कौन कौन से हैं हम इसको भी जान लेते हैं। जैसे पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन की घटना आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये जो मान दिया गया है और ये मान, ठीक है, यानी कि आपतन कोण, यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है और यहाँ कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। ये पहला नियम कहता है। यहाँ लिखा गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसको आई से रिप्रेजेंट किए हैं, इसको आर से। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन बिंदु पर आपतित किरण व परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे दिया गया है ये जो पॉइंट आई हैं तीनों एक ही तल में है, यही बताया गया है इस दूसरे नियम में। ठीक है, ये था प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसके बाद हम देखते हैं आगे के टॉपिक।
जैसे देखिए इसके बाद में स्टार्ट हो जा रहा है दर्पण। ठीक है, दर्पण से एक क्वेश्चन फिक्स है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे न्यूमेरिकल आए चाहे कॉन्सेप्ट बेस आए, तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक गोलीय होता है, एक होता है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण जैसे जिसमें कोई गोला वोला कटा नहीं होता, एकदम सीधा सीधा रहेगा, इसको कह देंगे हम समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है, तो चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप दोनों को। उत्तल दर्पण क्या होता है, सबसे पहले अवतल हम देखेंगे, उसके बाद में उत्तल देखेंगे। तो अवतल चलिए देखते हैं अवतल दर्पण क्या है। इस तरह से देखिए, ये सबसे पहले जान लीजिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या है इसको हम बता दें तब समझ में आएगा आपको। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, जैसे ये कोई दिया गया है एक गोला, ठीक है, एक कोई गोलाकार दिया गया दर्पण। अब इसको क्या करें, हम काट दें इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो दर्पण बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक बार क्या किया जाएगा, अंदर से परावर्तन होगा और एक बार बाहर से परावर्तन होगा। तो दोनों दोनों कंडीशन में अलग अलग इसका नाम हो जाएगा। अंदर से परावर्तन होगा तो आपतन, अंदर से परावर्तन हो रहा तो क्या कहेंगे हम, अवतल दर्पण कहेंगे। अगर जो बाहर से परावर्तन हो रहा तो क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। कैसे इसको समझते हैं हम डायग्राम से, एकदम मक्खन हो जाएगा। इधर ध्यान से देखिए बस आप लोग। अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है, ये देखिए एक दर्पण दिया गया है, यहाँ एक दर्पण बनाया गया है, उसके बाद में यहाँ परावर्तन है। अगर जो यहाँ परावर्तन हो रहा है तो क्या कहेंगे हम, अवतल दर्पण। देखिए आ से क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है, और आ से होता है अवतल। जब परावर्तन क्या होगा, अंदर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। यही डिफिनेशन में लिखा गया है। इस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का परावर्तन अंदर यानी कि दबी हुई सतह से होता है, यानी कि जिसको अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल तल में होता है। इस पर कुछ नाम दिए गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं एकदम बढ़िया से। जैसे देखिए इस पॉइंट को बोलते हैं सी, इसका नाम है क्या है, वक्रता केंद्र है। और यहाँ जो पॉइंट दिया गया है एफ है, इसको कहते हैं फोकस। और इसके बाद में यहाँ दिया गया है पी पॉइंट, इसको बोलते हैं ध्रुव। और यहाँ बी और ए दिए गए हैं, ये मुख्य अक्ष हैं इसके। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, सी और पी की दूरी जो होती है, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में एफ और पी के बीच की जो दूरी होती है, एफ और पी, ठीक है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर जो दोनों में रिलेशन पूछा जाए तो एफ इक्वल टू होता है क्या, एफ इक्वल टू होता R/2। ठीक है, अगर जो यहाँ याद कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाई स्कूल में भी इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अवतल दर्पण एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा, आशा है। अब हम देखते हैं इसके बाद में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखिए इसमें क्या होगा, परावर्तन जो होगा बाहर होगा। ठीक है, यहाँ पर परावर्तन होगा। ठीक है, अवतल मतलब क्या, अंदर। ठीक है, आ से अवतल, आ से अंदर। ठीक है, इसे लिख लीजिए कहीं ट्रिक पर, आ से अवतल, आ से अंदर। जब परावर्तन अंदर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा दिया गया है अवतल। जब परावर्तन बाहर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। जैसे इस कंडीशन में बाहर यहाँ पर परावर्तन इसका होगा। कहने का मतलब क्या कि जैसे ये दिया गया दर्पण, तो अगर जो अवतल दर्पण रहेगा तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, उसके बाद में इधर चला जाएगा। ठीक है, टकराने के बाद इधर क्या होता है, इधर बाहर साइड में इसका पेंट कर देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, हम अंदर साइड में पेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके भी नाम दिए गए हैं। यहाँ दिया गया फोकस एफ, यहाँ से दिया गया है सी यानी कि वक्रता त्रिज्या, ये है पी ध्रुव दिया गया है, ए बी क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो इसमें क्या, जब परावर्तन क्या होगा, बाहर होगा, उभरी हुई सतह पर तो होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, इसमें भी वही होगा, सी पी जो दिया गया है क्या, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ होगा, उसके बाद में सी पी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ भी वही रिलेशन है, आएगा एफ इक्वल टू R/2, एफ इक्वल टू R/2। ठीक है, यहाँ भी हम वही बताए थे ना, सी पी दिया गया, हाँ सही है। इसके बाद में देख लेते हैं हम दर्पण में यू वी एफ में संबंध। ये देखिए कक्षा 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल उसमें आता है। तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ये सब सिलेबस 10 में भी है, तो आप यहाँ से पढ़े रहेंगे तो एक प्रकार से अच्छा रहेगा। और आपके CHS एग्जाम के सिलेबस में भी ये सब है, पढ़ना आपको पड़ेगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/F इक्वल टू होता है 1/U प्लस 1/V। ठीक है, ये दिया गया है, इसका फार्मूला होता है। जहाँ दिया गया है U क्या दिया गया है, वस्तु की दर्पण से दूरी, उसके बाद में भी दिया गया है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और एफ से दिया गया है फोकस दूरी। ठीक है, दर्पण से फोकस दूरी कहने का मतलब क्या है, इधर देख लेते हैं हम। ये देखिए जब कहेगा वस्तु की दूरी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के जाएंगे दूरी जहाँ तक वस्तु दी गई है। ठीक है, मानते हैं यहाँ वस्तु रखी गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे। ठीक है, उसके बाद में दर्पण से अगर जो कहीं प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की नापेंगे दूरी को, हम क्या कहेंगे, ये है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इसके बाद में अगर जो क्या करना, रेडियस नापना, तो यहाँ से यहाँ तक तो हम बता ही दिए हैं।
जहाँ वस्तु की चर्चा होगी वहाँ से यू हो जाएगा, और जहाँ प्रतिबिंब की चर्चा होगी वहाँ भी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए दर्पण के उपयोग। तो दर्पण के उपयोग में पहला दिया गया है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोलर के ऊपर में क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अवतल दर्पण का क्या प्रयोग कहाँ किया जाता है? दूरबीन में किया जाता है। उसके बाद में जो सैटेलाइट है, मोटर है, कार वार जो रहते हैं, इस तरह से देखिए आगे के हेडलाइट जो बने हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है। उसके बाद में रोगी का जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं क्या करते हैं? रोगी का आँख कान नाक आज की जांच करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? ये भी अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। यहाँ डायग्राम में भी दिया गया है, इसको डायग्राम स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि अगर जो एक बार देखें डायग्राम तो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? जो कार वार चलाते हैं गाड़ी में, तो बगल में क्या लगाते हैं? एक दर्पण लगा रहता है। ठीक है। उस दर्पण को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। इससे क्या होती हैं? जो वस्तुएं पीछे गाड़ी आती है तो उनको देख करके ड्राइव करते हैं। ठीक है। उसके बाद में इनका प्रयोग और कहाँ होता है? जो गलियों वलियों में क्या लगा रहता है? इस तरह से बल्ब लगा रहता है खंभों पर, इस तरह के आप लोग देखे होंगे। तो क्या करता है? इसमें कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल दर्पण लगता है। ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया? प्रकाश के बारे में समझा। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के नियम क्या हैं, प्रकाश की चाल क्या है। उसके बाद में दर्पण के बारे में पढ़े हैं। ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और जो एक ही बार में पूरा वीडियो देखे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने पूरा वीडियो देखा है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।